कर दें स्टार्ट। अब तुम तो सामने देखो बस, है ना? क्या अब यार तुम्हें जो ऐसे ही पढ़ाने तो हैंडआउट शेयर कर देंगे, है ना? पढ़ो। जब ऐसे ही आ रहा है तो फिर हैंडआउट ही शेयर कर देंगे। क्या है भाई? ये बहुत ऊंचा है। कैसे करना है? चलो कर रहे हैं स्टार्ट, है ना? मेरे ख्याल से यहाँ तक का पार्ट हो गया था। क्या चल रहा था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला पार्ट चल रहा था, है ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले पार्ट के अंदर मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर्स वगैरह हम डील कर रहे थे, और इन स्ट्रक्चर्स के अंदर, हाँ हाँ ठीक है, स्ट्रक्चर्स के अंदर यहाँ तक के स्ट्रक्चर्स हो गए थे। 14 स्ट्रक्चर हैं, 14 स्ट्रक्चर्स के आसपास यहाँ पे हो चुके थे। जस्ट मिनट। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक स्ट्रक्चर्स, ये तो पता है ना तुमको, कोऑर्डिनेट यहाँ तक का पार्ट सबने अटेंड किया हुआ है ना? किसी का छूटा हुआ तो नहीं है कुछ, है ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला पार्ट, अरे बोलो ना। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे वाला पार्ट। देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, सल्फेट का। पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा सा बहुत ये रिवाइज करवा दो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशंस क्या थी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता था? डोनर के लिए क्या कंडीशंस थी और एक्सेप्टर के लिए क्या कंडीशंस थी? एक्सेप्टर की कंडीशन तो एक ही थी, क्या? 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होनी चाहिए या फिर वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है? और डोनर के लिए कंडीशंस क्या थी? डोनर के लिए 3 कंडीशंस बताई थी मैंने। पहली कंडीशन, नहीं पहली कंडीशन, उसकी ग्राउंड स्टेट की कोवलेंसी पूरी होनी चाहिए। अरे बिल्कुल ब्लैंक क्यों बैठे, रिवाइज नहीं किया? डोनर एटम के लिए कंडीशन ये है कि उसकी ग्राउंड स्टेट की कोवलेंसी पूरी होनी चाहिए। मतलब ये है ग्राउंड स्टेट में उसके जितने बॉन्ड बन चुके होने चाहिए, जितने उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में, उतने कोवेलेंट बॉन्ड उसके बन चुके होने चाहिए। सेकंड, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड, उसके पास में लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस अगर हैं तो वो डोनर एटम की तरह वर्क कर सकता है, लुईस बेस की तरह वर्क कर सकता है। और एक्सेप्टर के पास में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह हो या वेकेंट ऑर्बिटल हो, वो एक्सेप्टर एटम की तरह वर्क कर सकता है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें सल्फेट का एग्जांपल आपने यहाँ लिया हुआ है। इस सल्फेट के एग्जांपल के अंदर अगर बात करें हम यहाँ पर, देखो मुझे बता सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? बताओ, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है क्या? हाँ 16। 16 का मतलब यहाँ पे नियॉन, नियॉन के बाद में लिखा आपने यहाँ पे 3s2 और ये 3p4, सही है क्या? कितने इलेक्ट्रॉन 3s2 के 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, और 4 इलेक्ट्रॉन 3p4 मैंने कुछ इस प्रकार से भर दी, ठीक है? बताओ कितने अनपेड नजर आ रहे हैं अभी? 2 अनपेड। 2 अनपेड तो इसका मतलब 2 इसकी ग्राउंड स्टेट की कोवलेंसी होनी चाहिए। क्या वो पूरी हो रही है? वो हमें चेक करना है, पहले हमें उसके हिसाब से करना है ना? 2 इसके ग्राउंड स्टेट के बॉन्ड बना देने हैं। तो सल्फेट जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे SO4-2 जो आयन है, इसके अंदर 2 -2 लगा हुआ, मतलब -2 लगा हुआ है, चार्ज लगा हुआ है। जब भी आपको इस तरह के आयंस मिले, सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, बोरेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, है ना, बहुत सारे इस तरह के आयंस बनते हैं। तो इस तरह के आयंस का स्ट्रक्चर बनाते वक्त आपको एक ट्रिक फॉलो करनी है, वो ये है कि जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतने O नेगेटिव जोड़ दो सेंट्रल एटम के साथ में। क्या बोला? जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतने O नेगेटिव जोड़ दो सेंट्रल एटम के साथ में। जैसे मैं बोलता हूं सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एटम है ना, कितने नेगेटिव दिख रहे हैं आपको? 2। तो -2 वाले, अगर -2 है तो 2 O नेगेटिव लगा दो। तो एक O नेगेटिव मैंने यहां लगा दिया इस प्रकार से, और एक O नेगेटिव मैंने यहां लगा दिया इस प्रकार से। मतलब बात समझ में आई? इतना क्लियर? कितने अनपेड थे? क्या चीज? नेगेटिव? नहीं 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 नहीं, सेंट्रल एटम से 2 O नेगेटिव लगा दिए। स्ट्रक्चर बनाने की ट्रिक बता रहा हूँ बेटा। -2 चार्ज जो है वो वही है वाला। तो 2 O नेगेटिव आपने जोड़ दिए, ठीक है बेटा? अब मुझे बता सल्फर के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने यहाँ पे काम आ गए बॉन्ड बनाने में? एक यहाँ काम आ गया, एक यहाँ काम आ गया। कितने बचे? 4 बचे हैं। मतलब 2 लोन पेयर कह सकता हूँ। तो एक लोन पे मैंने ऊपर दिखा दिया यहाँ पर, एक लोन पे मैंने नीचे दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है ना? अब सल्फर की ग्राउंड स्टेट की वैलेंसी चेक करो। ग्राउंड स्टेट की वैलेंसी कितनी है? 2। क्या पूरी हो गई? 2 बॉन्ड बन चुके हैं। अब चेक करो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। चेक करो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो गए? क्या हो गए हैं? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अब चेक करो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है? है। कितने लोन पेयर अवेलेबल है? 2 लोन पेयर अवेलेबल है। ये आया एक ऑप्शन इधर से, इसके पास में आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऐसे नीचे से आया एक ऑप्शन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्टेट के लिए कितनी जरूरत है? 8 की जरूरत, 2 की जरूरत है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां बना और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां बना, बन गया स्ट्रक्चर सल्फेट आयन का। बन गया स्ट्रक्चर सल्फेट आयन का। इस तरह से सल्फेट आयन के स्ट्रक्चर आप मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। मैंने कहा था आपसे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर
कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब भी आप कोवेलेंट में कन्वर्ट करोगे तो लगाओगे प्लस और माइनस, डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, और प्लस माइनस लगाते ही चार्जेस आ गए। और चार्ज स्ट्रक्चर कभी भी स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता है, हमेशा न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए इसी का अगर न्यूट्रल स्ट्रक्चर कन्वर्ट करना हो मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमेशा आप उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कन्वर्ट कर दो डबल बॉन्ड में। किसमें, डबल बॉन्ड में। तो मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड में, और ऊपर भी और नीचे भी, दोनों साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। उससे ये स्ट्रक्चर अब न्यूट्रल हो चुका है। अब सल्फर पे कोई चार्ज नहीं आएगा। कोऑर्डिनेट होता तो उसको कन्वर्ट करता अगर मैं कोवेलेंट में, तो सल्फर पे प्लस लगाना पड़ता मुझे। अब सल्फर पे कोई चार्ज नहीं आएगा, मतलब मोर स्टेबल स्ट्रक्चर जरा मूव कर रहे हो, ये है मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखो आप यहाँ पे नाइट्रेट आयनाइन का। नाइट्रेट आयनाइन में अगर देखा जाए, मुझे बताओ सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। कॉन्फिगरेशन लिखा आपने हीलियम, हीलियम के बाद में लिखा आपने यहाँ पे 2s2 और ये 2p3। 2s2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और 2p3 का मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेड है। बताओ ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड, 3 अनपेड है। तो कोवेलेंसी कितनी होनी चाहिए, 3। तो चेक करना है अपने को कि 3 बॉन्ड बन गए या नहीं बन गए हैं। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ दोबारा से इसका स्ट्रक्चर। ये आ गया नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, आ गया है ना। बताओ कितने नेगेटिव दिख रहे हैं आपको, 1 नेगेटिव है। तो एक तो लगा दो O नेगेटिव, है ना, एक नेगेटिव लगा दो आप O के साथ में, यहाँ पे O नेगेटिव हो गया, नेगेटिव चार्ज प्लेस हो गया। बताओ नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बने, अभी 1 बने हैं। कितने बनाने हैं मुझे ग्राउंड स्टेट की वैलेंसी पूरा करने के लिए, 3 बनाने। तो एक बचा हुआ ऑक्सीजन लगा दिया यहाँ पे डबल बॉन्ड से। क्या नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड बन गए, बन गए। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। 5 में से कितने काम आ गए, अभी 3 काम आ गए, बचे कितने, 2। क्या वो लोन पेयर के रूप में होंगे, यस वो लोन पेयर के रूप में होंगे। तो ये आया एक ऑक्सीजन यहाँ पे जिसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। कितने की जरूरत, 2 की जरूरत ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए। क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, बन सकता है। क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो क्या इसको कोवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कोवेलेंट में कन्वर्ट करोगे तो प्लस माइनस लगाओगे, इसीलिए तो अनस्टेबल है वो, है ना। तो क्या मैं यहाँ नाइट्रोजन के साथ में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, एन डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव एज इट इज, और यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड, कर सकते हैं क्या ऐसा, क्यों, हाँ नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो ये जो काम अपन ने ऊपर किया है सल्फेट एनायन के अंदर, सल्फर के अपन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट किया, डबल बॉन्ड में। दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन ने किसमें कन्वर्ट किया हुआ है, डबल बॉन्ड में। वहां पॉसिबल था क्योंकि सल्फर 6 बॉन्ड तक मैक्सिमम बनाता है, इसलिए वहां पर डबल बॉन्ड में कन्वर्जन पॉसिबल था। लेकिन नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करते वक्त डबल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं करोगे। करोगे मैक्सिमम तो आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट को सिंगल कोवेलेंट में कन्वर्ट करो, प्लस और माइनस लगाओगे। आई बात समझ में। तो ये स्ट्रक्चर मत बनाना, ये गलत हो जाएगा, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी एक्सपैंड कर जाएगी। अब ये नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बन चुका है आपके सामने। अब बताओ यहाँ पे नीचे बना रखा है HNO3, क्या बना रखा है HNO3। क्या ये एक ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड है। अब ये ऑक्सी एसिड क्या होते हैं वो देखो आप ध्यान से। ऑक्सी एसिड मतलब होते हैं एसिड, ऐसे एसिड जो H प्लस तो देते ही हैं, क्योंकि एसिड है तो H प्लस तो देंगे इसी। तो एसिड है H प्लस दे रहे हैं, लेकिन अगर H प्लस O से जुड़ा हुआ निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है प्लस की फॉर्म में, O से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो वो एसिड अपने आप में ऑक्सी एसिड कहलाते हैं, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग H को H प्लस की फॉर्म में निकालते हैं। आई बात समझ में। तो जब भी आपको कभी भी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखे, सुनना ध्यान से, थोड़ा आइडिया देता हूं मैं आपको यहाँ पर। जब भी आपको कुछ ऐसा मिले जैसे HX, यहाँ बीच में कोई नॉन मेटल है, और यहाँ पे लास्ट में ON के नाम पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिले, मतलब H भी हो, बीच में कोई नॉन मेटल हो, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर हो, है ना, ऑक्सीजन हो यहाँ पे 1 या 2 जो भी है संख्या में, X और N संख्या दिखा रहा है यहाँ पे, है ना, नंबर दिखा रहा है। अगर इस तरह का कुछ भी आपको मॉलिक्यूल लिखा हुआ मिलता है, तो वो अपने आप में हमेशा क्या होगा, ऑक्सी एसिड, क्योंकि H भी है, O भी है, और बीच में नॉन मेटल भी है। तो जैसे एग्जांपल के रूप में ले लो आप, जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, H2CO3 हो गया, H3BO3 हो गया, बहुत सारे एग्जांपल हैं। H2SO3 हो गया, HClO4 हो गया, HClO3 हो गया, H3PO4 हो गया, H3PO2 हो गया। मल्टीपल ऐसे एग्जांपल्स हैं जो H नॉन मेटल O, H नॉन मेटल O, H नॉन मेटल O वाला कॉम्बिनेशन है। तो ये एसिड्स हमेशा क्या कहलाते हैं, ऑक्सी एसिड्स। क्या कहलाते हैं, ऑक्सी एसिड। और ऑक्सी एसिड्स का जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ऑक्सी एसिड्स का जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की एक बेसिक ट्रिक होती है, वो ये होती है, हालांकि ये ट्रिक जो है फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में नहीं लगती है, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड को छोड़ करके बाकी पे अपन बात करते हैं। तो क्या ट्रिक है, वो ये ट्रिक है कि जितने H हो उस ऑक्सी एसिड के अंदर, जितने H हो उतने OH लगा दो। क्या बोला बेटा, जितने H हो उतने OH लगा दो सेंट्रल एटम से। किससे, सेंट्रल एटम से। और बाकी जितने ऑक्सीजन बचते हैं उनको आप डबल बॉन्ड से जोड़ दो, बाकी ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। तो जैसे एग्जांपल के रूप में HNO3 आ रहा है, बताओ सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है। कितने H दिख रहे हैं, एक H, तो एक तो लगा दो आपने यहाँ पे OH। क्या लगा दिया, एक तो OH लगा दिया नाइट्रोजन से, ठीक है। बताओ नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाता है,
3 बनाता है। तो अभी 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, है ना सर। आपने कहा सारे ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से लगा दो, नहीं, इसमें अगर मैंने बचा हुआ ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से लगाया तो अगेन नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। तो फिर मुझे यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही HNO3 एसिड से अगर मैं H+ निकाल दूं, क्या निकाल दूं, H+, तो यहाँ क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या ये नाइट्रेट आयन बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। मतलब वही है, नाइट्रेट आयन बनता है अपने आप में HNO3 के H+ रिलीज करने से। ऐसे सल्फेट आयन बनता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के 2 H+ रिलीज करने से। ऐसे ही कार्बोनेट आयन बनता है CO3-2 2 H+ रिलीज करने से कार्बोनिक एसिड से। इस तरह से एसिड जब अपने H+ रिलीज करते हैं तो अपने कॉन्जुगेट एनायन को फॉर्मेशन में देते हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए चलना है। हाँ क्या हुआ, एक ही बात है, हाइड्रोजन हटा के बाद में हाइड्रोजन ऐड कर रहा है, मजाक थोड़ी करना है। वो तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त है ना, हाँ स्ट्रक्चर बनाते वक्त ही, तो स्ट्रक्चर बनाने की ट्रिक है वो, बिल्कुल। हाँ हाँ, बाद में हाइड्रोजन, वो एक ही बात है, सल्फेट बना है एक्चुअली, वो -2 जो आया वो H से आया है, H के हटने से आया है, एक ही बात है। चलो ये HNO3 का स्ट्रक्चर था, समझ में आया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर। और एग्जांपल ले लो, फॉस्फेट एनायन का यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है PO4-3, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं, फॉस्फेट फॉस्फोरस, अगर फॉस्फोरस की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन का लिखते हो आप उसका, नियॉन 3H2 3p3, है ना, नाइट्रोजन की 3 है। तो अनपेड कितने हैं, 3। अनपेड कितने हैं, 3। तो ग्राउंड स्टेट की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई है। तो पहले तो अपन -3 है तो 3 O नेगेटिव लगा, तो 1 O नेगेटिव यहाँ, 1 O नेगेटिव यहाँ, 1 O नेगेटिव यहाँ, 3 बॉन्ड बन गए, बोलो ना, बन गए। बचा कितना लोन पेयर, एक लोन पेयर बचा हुआ है। अब आया चौथा ऑप्शन यहाँ पे, ऊपर से कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के, 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के, आउटोमोस्ट में 6, कितने की जरूरत, 2 की। ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया यहाँ। लेकिन क्या ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, नहीं ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। स्टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट को किसमें कन्वर्ट कर दूं, डबल बॉन्ड में। तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। क्या यहाँ पॉसिबल है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, है, क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस है और फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड पॉसिबल हैं, इसलिए यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। कैमरा को अपनी तरफ रोटेट कर लो, कैमरे को अपनी तरफ रोटेट कर लो, फिर दिखेगा कैसे, कौन सा कैमरा, अरे तू दिखेगा कैसे उनको, कैसे दिखेगा बेटा, अबे अच्छा स्क्रीन शेयरिंग ऑन है तो ये दिख रहा है आपको, वो मेरी तरफ कर लूं, नहीं नहीं क्या कर मतलब है, चलो ठीक है, कैसे करते हैं यार तुम्हें पता है क्या, हाँ मैं समझ गया वहां लगी, अरे कहाँ घूम गया, उल्टा घूम गया, अब दिख रहा है, कितना गंदा दिख रहा हूँ मैं, रहने दो ना, जूम, दिख रहा है बेटा, हाँ चलो ठीक है। कैसे दिन दिखाया ना कोविड ने, कहां से कहां आ गए, एक हिल ही नहीं पा रहे हैं। देखो देखो स्टार्ट करते, नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे 19 नंबर का एग्जांपल देखो, 19 नंबर का एग्जांपल किसका आ रहा है, कार्बोनेट एनायन का। कार्बोनेट एनायन की अगर बात करें तो आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा ऐसा एनायन है, आइडेंटिफाई करिए जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है ये पूछेगा। तो कार्बोनेट एनायन की अगर आप बात करें तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, इतने सारे एग्जांपल अपन देखते हैं ना तो अपने को लगता है कि इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। कैसे, एग्जांपल दे देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा हीलियम, हीलियम के बाद में लिखा आपने यहाँ पे 2s2 ये 2p2, 2s2 2p2 का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, ठीक है। बताओ अनपेड कितने अभी, 2 अनपेड है, 2s2 के मतलब ये है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, सही है। अब मैं बोलता हूँ कार्बन कितने नेगेटिव लगे हुए हैं, 2 है, तो कार्बन के साथ में मैंने क्या करा, 2 तो O नेगेटिव लगा दिए, एक O नेगेटिव यहाँ और एक O नेगेटिव यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। जितने नेगेटिव उतने O नेगेटिव लगा दो, ठीक है, आ गया। अब बताओ यहाँ पर चेक करो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, तो अभी ये ऊपर, अभी इमेजिन मत करना कि ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, बस ये सोचो एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 3 4 5 और 6, अभी कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। तो क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है ये नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ में,
अगर कोई ऑक्सीजन ऊपर से आ रहा है अपने आउटोमोस में 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के, इमेजिन करते हैं एक बार के लिए, तो क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है? नहीं। पहले क्या बनेगा? डबल बॉन्ड ही बनेगा, डबल बॉन्ड ही बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन डोनर की तरफ वर्क करेगा, और डोनर के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी कंडीशन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना। तो यहां पर क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा, यहां सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन ही होगा। इसलिए कार्बोनेट एनायन के अंदर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक्जिस्टेंस नहीं होता है, इस तरह से ध्यान रखते हुए चलना। ऐसे ही एक एग्जांपल और है नाइट्राइट एनायन का। नाइट्राइट एनायन जो है, अगर आप बात करें, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, अरे बोलो ना, हाँ, तो कितने नेगेटिव है? एक नेगेटिव है, तो एक तो लगा दिया मैंने ओ नेगेटिव, ये लगा दिया यहाँ पर एक ओ और ये नेगेटिव। बोलो सही है? इतना समझ में आया? कितने बॉन्ड बने अभी? एक बॉन्ड बना है। कितने बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन को उसकी ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी में? 3 बनाता है। तो एक बचा हुआ ऑक्सीजन मैंने लगा दिया अभी डबल बॉन्ड से। किसने लगा दिया? डबल बॉन्ड से। अब बताओ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या? हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब कोई ऑक्सीजन बचा जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लोन पे शेयर करवाएगा। हाँ, कितने ऑक्सीजन थे? दोनों लग चुके हैं क्या? मतलब पूरा स्ट्रक्चर बन गया? मतलब कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना कि नहीं बना? नहीं बना। तो इसमें भी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड की एक्जिस्टेंस नहीं है। तो नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन नाइट्राइट आयन आल्सो, ध्यान रखना। हाँ, अगर यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है और एक ऑप्शन और आता तो बन जाता कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पर वो नाइट्राइट नहीं होता, वो नाइट्रेट हो जाता। अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, नहीं बनाया था? तो यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड की प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन बचा ही नहीं है नाइट्रोजन के पास में, दो के अलावा। ठीक है, अब आ रहा है N2O4 का एग्जांपल। यहाँ पे मैंने आपको NO2 का एग्जांपल दिखाया था, अगर आपको याद हो कुछ, मैंने कहा था NO2 और NO2 दो NO2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और दोनों मिलकर के N2O4 डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। याद आ रहा है कुछ? है ना? NO2 का स्ट्रक्चर अपने देखा था, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर था, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। याद है? और यही सिंगल इलेक्ट्रॉन जो थे वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके क्या बन गए थे? N2O4 का फॉर्मेशन हो गया था। ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई थी यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई थी इस इलेक्ट्रॉन से, और ये बन गया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर। बोलो सही है ना? ये बन गया डाइमर। क्या बन गया यहाँ पर? ये डाइमर बन गया था। तो अगर जनरलाइज वे में क्या होता है ना, कि पूछते हैं कि NO2 के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है, NO2 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है। तो अगर आप देखो NO2 का स्ट्रक्चर, ये देखो सिर्फ एक NO2 का स्ट्रक्चर देखो आप, यहाँ इसका देख लो या इसका देख लो, एक ही बात है ना? आप NO2 में देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना कैसे पा रहा है, डाउट यहाँ आता है, क्योंकि नाइट्रोजन का अगर आप देखोगे तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके बाद भी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्या ये सब उसका एक्सेप्शन बन जाता है? तो मैं कहता हूं नहीं, एक्सेप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि NO2 का फॉर्मेशन ऐसे नहीं होता है। NO2 का फॉर्मेशन होता है हमेशा हमेशा डाइमर से। जो N2O4 डाइमर है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है N2O4 डाइमर के बीच का, तो एक NO2 यहां से रिलीज होता है और एक NO2 यहां से रिलीज होता है। तो N2O4 डाइमर को अगर आप देखोगे तो उसमें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना ही था। अरे बोलो ना भाई, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने नहीं बने? इस नाइट्रोजन के देखो, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये बना, बन गया 3 बॉन्ड। तो अब चौथा बॉन्ड ये क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट ही बनाएगा। सिमिलरली फॉर दिस नाइट्रोजन आल्सो, इसका भी एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, तो चौथा कौन सा बनाएगा? कोऑर्डिनेट ही बनाएगा। अब अगर बीच का बॉन्ड आपने किसी भी तरीके से तोड़ दिया, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेके फ्री हुआ और यहां से ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेके फ्री हुआ। बोलो सही है? तो क्या बन गया? एक तरह से एक NO2 इधर से बन गया और एक NO2 इधर से बन गया। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं है? है, वो तो अपनी जगह पर एज इट इज है। इसलिए वो डाउट नहीं रहना चाहिए मन में कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बन रहा है NO2 के अंदर, क्योंकि उसका प्रोडक्शन एक्चुअली होता कहां से है? N2O4 उसके डायमर के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके NO2 का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये कुछ NO2 के बारे में खास बात थी जो आपको ध्यान रखनी थी। ये बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, लिखा हुआ है, इसलिए इसको दोबारा मतलब ब्लू से लिखने की जरूरत नहीं है, अलग पेन से, बार बार कंफ्यूजन होगा, ज्यादा बार लिखा रहेगा तो कोई चीज। ठीक है, ये NO2 वाले बात यहाँ लिखी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पे CO मॉलिक्यूल की। CO मॉलिक्यूल इज व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है ये? कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन सेंट्रल एटम के रूप में एक तरह से वर्क कर रहा है। हालांकि दो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कोई सेंट्रल एटम वगैरह अपन आइडेंटिफाई नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन ठीक है, एक बार के लिए अपन थोड़ी सी रूल फॉलो करें सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करने का, तो लेस EN वाला एलिमेंट हो गया या मोर इन कोवलेंसी वाला एलिमेंट हो गया, वो सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई होता है। तो कार्बन को मैंने यहाँ लिया, कॉन्फिगरेशन का लिखा आपने यहाँ पर 2s2p2, क्या लिखा? 2s2p2, ये 2s2p2 कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है कार्बन का। दो अनपेड नजर आ रहे हैं आपको ग्राउंड स्टेट में, आ रहे हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखो 8 होता है, 2s2p4। 2p4 का अगर देखोगे तो कितने अनपेड है? 2 अनपेड है। तो अभी ऑक्सीजन भी ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। कार्बन भी कितने बनाएगा? 2। तो ये लिया आपने कार्बन को यहाँ पे, और मैं इधर बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, हालांकि नीचे बना हुआ है पर बना रहे हैं दोबारा। कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये रहा 2s2 वाला, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे 2p2 वाले। ये आया ऑक्सीजन बेटा आउटोमोस में कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के? 6। कितने लेकर के? 6। दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली, ये बन गया CO मॉलिक्यूल। क्या बन गया?
CO मॉलिक्यूल बन गया। चेक करो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन कंप्लीट, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का। कार्बन का हुआ क्या? चेक करो, नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 और 6, कितने हो गए? 6। ऑक्टेट कंप्लीट में कितने की जरूरत? 2 की। क्या चेक करो इसका वेकेंट ऑर्बिटल है क्या? है। अरे कार्बन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना भी ऑक्सीजन के साथ में, पर ये डब्बा खाली पड़ा है कि नहीं पड़ा है? खाली पड़ा है। तो ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है, इसी वेकेंट ऑर्बिटल में ऑक्सीजन क्या करता है, अपना एक लोन पेयर इसको वापस से शेयर करवा देता है, और यहां पर ऑक्सीजन जो है इस लोन पेयर को शेयर करवा देता है इस कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर। दिस इज हाउ CO मॉलिक्यूल इज बीइंग प्रोड्यूस। इस तरह से CO मॉलिक्यूल जो है बनाया जाता है कि इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जो कि ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ मूव करता है। इस बात को ध्यान रखना, CO मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड मत बनाना, 3 बॉन्ड बनते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है 3, जिसमें 2 तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ मूव करता है ताकि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की स्ट्रक्चर है। आपसे कभी इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले कि बताइए CO मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे? 3, जिसमें 2 कोवेलेंट है और एक कोऑर्डिनेट है। बताओ कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करोगे तो किस पे चार्ज प्लस में आएगा, किस में माइनस पे आएगा? ऑक्सीजन पे प्लस और कार्बन पे माइनस आएगा। ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा है मोर इन वाले पे, और कार्बन पे माइनस आ रहा है लेस इन वाले पे। तो आपकी जो ये थ्योरी होती है ना कि अपन जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मोर इन वाले पे अपन जनरली नेगेटिव दे देते हैं और लेस इन वाले पे अपन पॉजिटिव दे देते हैं, तो ऐसा हमेशा फॉलो हो ऐसा नहीं है, है ना? वो कन्वेंशन हमेशा सही नहीं है। मैक्सिमम टाइम वो सही होता है, स्ट्रक्चर बनाने में आपकी हेल्प भी करता है, लेकिन हमेशा सही हो ऐसी कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। ये उसका एक एग्जाम्पल भी है, आप इसको समझ सकते हो। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने उसी प्रकार का है। ठीक है, ये इसको हटा दो यहाँ से वापस। हाँ, क्या चीज? नहीं, स्टेबल नहीं होगा बिल्कुल। ये कोई स्ट्रक्चर स्टेबल थोड़ी है। CO गैस हाईली रिएक्टिव इसलिए तो है, अच्छी रिड्यूसिंग नेचर रखती है, अच्छी ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखती है CO गैस, यही तो रीजन है। अनस्टेबिलिटी। अब देखो ध्यान से, बढ़े आगे। हाँ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो HOCl का। HOCl भी अपने आप में ऑक्सी एसिड है। देखो आप, H है, O है और एक नॉन मेटल है, तो ये अपने आप में ऑक्सी एसिड है। बताओ Cl का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। कॉन्फ़िगरेशन लिखा 3s2 3p5, 3s2 3p5, 3p5 मतलब अनपेड कितने आएंगे? एक अनपेड आएगा। तो बॉन्ड कितने बनाएगा ग्राउंड स्टेट में? एक बनाएगा। क्या इसने कितने H है यहाँ पर? एक H है, तो एक H है तो एक तो लगा दो, क्या OH लगा दिया, OH बस हो गया, स्ट्रक्चर ही बन गया इसका। तो क्योंकि तीन ही तो आइटम है, H O और Cl, तो तीनों एटम लाइन से जोड़ दिया आपने, HOCl स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आया आपको? यहाँ पर नहीं आया। HOCl में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर HClO2 बना दूं, HClO2 बना दूं यहाँ पे, ये रहा लेफ्ट देखो 24 नंबर का, यहाँ पे HClO2 बना दे यहाँ पे, तो Cl के आउटोमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 आउटोमोस्ट में 7, अनपेड कितने? एक। तो कितने H दिख रहे हैं आपको HClO2 में? एक H है, तो एक तो लगा दिया आपने बेटा OH, क्या लगा दिया? एक OH लगा दिया। क्या इसके ग्राउंड स्टेट की वैलेंसी पूरी होगी? हो गई। नाउ चेक करो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? तो मैं बोलता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो अब बताओ इसके बाद लोन पेयर अवेलेबल है या नहीं है? है। एक या तीन? तीन अवेलेबल है। कितने ऑक्सीजन बचे? एक ऑक्सीजन बचा है, ये आया ऑक्सीजन यहाँ पे। कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के आउटोमोस्ट में? 6 इलेक्ट्रॉन लेकर। कितने की जरूरत? 2 की। ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हो गया HClO2 का स्ट्रक्चर। क्या इसी तरीके से HClO3 बना सकते हो? क्या करेंगे, एक और लगा देंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये लो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लग गया इसके साथ साथ, है ना? क्या HClO4 भी बना सकते हो? बना सकते हो। एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्ट्रक्चर बन गया। हालांकि ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। आप स्ट्रक्चर स्टेबल बनाना चाहोगे तो क्या करोगे? इस कोऑर्डिनेट को सीधा किसमें कन्वर्ट करोगे? डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। क्या यहाँ डबल बॉन्ड में कन्वर्जन पॉसिबल है? क्या Cl 7 बॉन्ड बना सकता है? अरे बोलो ना, क्लोरीन तो बना सकता है ना। 3D वेकेंट है कि नहीं है? है। तो आगे एक्साइड करेगा, आगे एक्साइड करेगा तो इसका मतलब वो 7 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। आप यहां तक जा सकते हो। हाँ, कौन पूछा था? कौन पूछा था? डाउट पूछा था ना कोई? हो गया। चलो देखो, एक क्वेश्चन क्या पूछा हुआ बेटा यहाँ पे। क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग फाइंड आउट द चेंज इन हाइब्रिडेशन एंड ज्योमेट्री। हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री में आपको चेंज आइडेंटिफाई करना है इन सबकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर। हालांकि 2 एग्जांपल आपके सामने लिए गए हैं, सफिशिएंट एग्जांपल्स हैं इसको, इस पॉइंट को समझाने के लिए। NH3 और AlCl3 लिया गया है। अब NH3 देखो आप यहाँ पे, NH3 में नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, अमोनिया का। नाइट्रोजन पे क्या अवेलेबल है?
लोन पेयर, है ना। नाइट्रोजन के ग्राउंड स्टेट के 3 बॉन्ड बनने चाहिए, वो बन चुके हैं, है ना। ऑक्टेट इसका कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, देख लो आप 8 इलेक्ट्रॉन ब्लू से दिख रहे हैं पूरे, और एक लोन पेयर भी अवेलेबल है। सामने आया बेटा AlCl3, क्या आ रहा है AlCl3। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम के खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है 3, और 3 किसके शेयर हुए हैं क्लोरीन के। टोटल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन 6। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है, कितने रिक्वायर्ड है ऑक्टेट के लिए 2 रिक्वायर्ड है। क्या इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है अवेलेबल है। कैसे पता चला, अरे एल्यूमिनियम का कॉन्फिगरेशन लिख करके, एल्यूमिनियम का कॉन्फिगरेशन लिखा हमने आउटरमोस्ट का 3s2 3p1, 3s2 के 2 इलेक्ट्रॉन में से एक लिखा है मैंने यहाँ पर और एक आगे एक्साइड करवा दिया, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके थे 3। क्या पड़ा हुआ है इसके पास में अभी वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए 2 की जरूरत थी। क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, बन सकता है। तो आप अमोनिया को देखो, आप यहाँ पे अमोनिया में एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड बने हुए हैं, टोटल मिला के 4 का हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3। ज्योमेट्री कैसी आएगी पिरामिडल, और एंगल कितना है 160 डिग्री के आसपास का। ये 160 कैसे रह गया, लोन पेयर आ रहा है ऊपर, लोन पेयर रिपल्शन है, इस कारण से एलपी बीपी वाला रिपल्शन बीपी बीपी रिपल्शन से ज्यादा है, इस कारण से कहीं ना कहीं वो एंगल को कम कर देता है। 160 डिग्री के आसपास का एंगल देखने को मिलता है। 2 या 2.5 डिग्री का चेंज आता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हर बार एंगल के लोन पेयर के इंक्रीज होने से, ठीक है। अब लिया आपने AlCl3 सामने, sp2 हाइब्रिडेशन है एल्यूमिनियम का, एंगल 128 ट्रायगोनल प्लेनर है। अब बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना बेटा, तो अब मुझे बताओ क्या नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल है, अब नहीं है। अब वो किस में आ चुका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में आ चुका है। तो मुझे बता नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या निकल के आएगा sp3, क्योंकि अब बॉन्ड कितने हो गए 4, एक तो कोऑर्डिनेट वाला और 3 सिग्मा, बोलो ना, तो 4 सिग्मा हो गया एक तरह से यहाँ पे। तो sp3 हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री कैसी टेट्राहेड्रल, क्योंकि अब लोन पर नहीं है, चारों बॉन्ड है। एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल निकल करके आ रहा है। तो क्या sp3 से sp3 हाइब्रिडेशन में चेंज आया, नहीं आया नाइट्रोजन के, लेकिन ज्योमेट्री में चेंज आया, एंगल में चेंज आया। आ जाओ AlCl3 पे, AlCl3 में एल्यूमिनियम है, हाइब्रिडेशन क्या sp2, एंगल कितना 120, ज्योमेट्री क्या ट्रायगोनल प्लेनर। जैसे ही इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, अब एल्यूमिनियम के 3 बॉन्ड रह गए या 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3, ये 3 तो ये है ही सही, और एक कोऑर्डिनेट भी बन गया ये वाला, बोलो ना। तो हाइब्रिडेशन क्या निकल के आया sp3, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 109 डिग्री के आसपास का एंगल निकल के आया। एंगल भी चेंज हुआ, ज्योमेट्री भी चेंज हुई, और हाइब्रिडेशन भी चेंज हुआ। तो ये ही चेंज है जो आपको आइडेंटिफाई करना था। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल यहाँ पर है BCH3 होल थ्राइस और NC2H5 होल थ्राइस। ये वाला एग्जांपल भी मैंने यहाँ कर रखा है, देखो NC2H5 होल थ्राइस और BCH3 होल थ्राइस में इसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पर BCH3, आप इसको BF3 मान लो, BCl3 मान लो, BCH3 होल थ्राइस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोरोन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तीनों मिथाइल ग्रुप्स के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। बोरोन के 3 बॉन्ड बनाने के बाद में क्या बचता है उसके पास में, डब्बा बचता है। अभी बोरोन के बाद में बात करें यहाँ पे, चलो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन ही कर देते हैं बड़ा लिख करके। यहाँ पर ये कुछ ऐसा है बेटा, एन के पास में एक लोन पेयर है, एक C2H5 यहाँ लगा रखा है आपने, एक C2H5 आपने यहाँ लगा रखा है, और एक C2H5 आपने यहाँ लगा रखा है, ठीक है बेटा। ये कुछ हो गया NC2H5 वाला पार्ट हो गया। और ये आया बेटा BCH3 होल थ्राइस, यहाँ पे एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है, एक CH3 यहाँ पर इधर है, ठीक है। ये रहा यहाँ पर। बोरोन के पास में क्या पड़ा हुआ है वेकेंट ऑर्बिटल। ये दोनों पास में आए, चेक करो नाइट्रोजन की सारी कंडीशंस पूरी हो रही है क्या, हो रही है। ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी अवेलेबल है, और ग्राउंड स्टेट के 3 बॉन्ड भी बन चुके हैं। तो ये बना बेटा यहाँ पर NC2H5 एक यहाँ पर, ये NET इथाइल लिख दो इसको, ये रहा यहाँ पर। और ये बन गया यहाँ पर कहीं ना कहीं बोरोन के साथ में 3 CH3 जुड़े हुए हैं, एज इट इज मिथाइल ग्रुप बन गया, वही सेम, बाकी सब कुछ वही है। अमोनिया में पहले भी हाइब्रिडेशन क्या था, यहाँ पर एन का हाइब्रिडेशन क्या है sp3, वही ज्योमेट्री क्या है पिरामिडल ज्योमेट्री है। और यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3 ही आएगा, लेकिन ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी अब टेट्राहेड्रल। यहाँ बोरोन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp2, ज्योमेट्री कैसी ट्रायगोनल प्लेनर। पर यहाँ बोरोन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा अब sp3, ज्योमेट्री कैसी आएगी टेट्राहेड्रल। क्या चेंज पता कर सकते हो, हाँ। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, which of the following species does not have coordinate bond, किसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर पहले बताया था अपन ने, कौन सा कार्बोनेट आयन। स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, देख लो आप NO3- का स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले बनाया था, ये रहा यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था। I3- का स्ट्रक्चर भी बता चुके हैं अपन, I2 ये है, और I- उल्टा आता था, याद है I- अपना लोन पर बीच वाला आइडिन को देता था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। CO3- का स्ट्रक्चर बना चुके हैं अपन, डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक O नेगेटिव यहाँ पर, एक O नेगेटिव यहाँ पर, ठीक है। हाँ,
और H3O+ की अगर बात करें यहाँ पर, तो H3O+ का स्ट्रक्चर आप बना चुके हो, वाटर के साथ में था। H2O ने अपना एक लोन पेयर जो था वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू H+ को दिया था, तो स्ट्रक्चर बना था कुछ इस प्रकार से, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, और ये अपन ने ऊपर लिखा था प्लस। याद है प्रोटोनेशन ऑफ मॉलिक्यूल? याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसे ही हाँ हाँ कर रहे हो तुम, बताओ ना। ये स्ट्रक्चर H3O+ का, बोलो क्लियर है अभी तक का सारा पार्ट? हाँ पीछे पीछे रेड जोन डेंजर, अच्छा सब क्लियर है। चलो देखो ये आंसर 3। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज आयनिक कोवेलेंट एज वेल एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी है? तीनों तरह के बॉन्ड किसके अंदर प्रेजेंट है? हालांकि आयनिक बॉन्ड वाला पार्ट आपका भी हुआ नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा, हालांकि इतना टफ भी नहीं है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, अगर आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाते हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जब आयनिक बॉन्ड वाला पार्ट होगा तो ये आपको पता करना बहुत आसान हो जाएगा कि कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है, और कहाँ आयनिक बॉन्ड वर्क कर रहा है। अभी तो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर, जैसे Na-NO2 की बात करते हैं, Na-NO2 में Na+ तो कैटायन है और NO2- जो है वो अपने आप में क्या है, एनायन है। तो ये जो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, वो कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है ना? ये तो आयनिक बॉन्ड हो गया। अब NO2- का स्ट्रक्चर भी आप जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले आप बना के आए हो, एक तो O- और बाकी ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया आपने। क्या इसमें आपको ये दोनों बॉन्ड जो नजर आ रहे हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हैं क्या? हाँ कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हैं, पर कोऑर्डिनेट है या नहीं है? नहीं है, मतलब आयनिक है, कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। HNO3 अभी थोड़ी देर पहले बनाया था आपने, HON डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सारे बॉन्ड या तो कोवेलेंट है या फिर कोऑर्डिनेट है। भाई कोवेलेंट तो है ही सही ना, तीनों, चार तो कोवेलेंट बॉन्ड आ रहे हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब यहाँ भी आयनिक बॉन्ड नहीं है, एक बॉन्ड मिस है। NH4Cl के अंदर देखोगे अगर आप यहाँ पे, तो NH4+ और Cl- जो है वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से वर्क कर रहे हैं। ये कैटायन है और ये एनायन है। बताओ कैटायन एनायन के बीच में ये कौन सा बॉन्ड वर्क कर रहा है? आयनिक बॉन्ड वर्क कर रहा है। इनके बीच में आयनिक बॉन्ड आ गया, ये बीच में आ गया क्या? ये तो आयनिक बॉन्ड हो गया। दूसरी बात, अगर आप इस NH4+ को देखते हो, तो NH4+ को आपने स्ट्रक्चर देखा था प्रोटोनेशन मॉलिक्यूल के अंदर, याद है क्या देखा था? NH4+ में क्या स्ट्रक्चर बनेगा बताओ? N ये रहा, एक H यहां बना दो, एक H यहां बना दो, एक H यहां बना दो, ये अमोनिया हो गया। और अमोनिया ने दिया अपना लोन पेयर H+ के वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर, ये हो गया NH4+ का स्ट्रक्चर, जिसमें ये बॉन्ड कौन सा है, ये एरो वाला कोऑर्डिनेट, और बाकी तीन बॉन्ड कौन से हैं? कोवेलेंट। तो क्या इसमें कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक तीनों आ गए क्या? आ गए आंसर। KCl की अगर आप बात करोगे, सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। K+ और Cl- है, इनके बीच में ओनली आयनिक बॉन्ड की प्रेजेंस है, ओनली आयनिक बॉन्ड, ओनली आयनिक बॉन्ड। बात समझ में आई? चलो ठीक है। हाँ HNO3 आयंस में टूटेगा पानी में जाकर के, अभी थोड़ी पानी लिया हुआ है, कोई भी एसिड डिसॉल्व होगा पानी के अंदर जाकर के आयंस में टूटेगा। आप मुझे एक बात बताओ, आप HF को क्या बोलते हो? ये जैसे HF मॉलिक्यूल है यहाँ पर, HF मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, ये बताओ HF मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, HBr मॉलिक्यूल, HI मॉलिक्यूल आपने सामने लिए हैं, बताओ ये मॉलिक्यूल्स आयनिक है या कोवेलेंट है? हाँ आयनिक है या कोवेलेंट है? बताओ HF से लेकर के HI तक क्या बोलोगे? आयनिक है, बहुत बढ़िया, सब गलत बोल रहे हो। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है बेटा, HF में H और F के बीच में प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड है, H और Cl के बीच में प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड है, H और Br के बीच में, H और I के बीच में ये प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मिलकर बना हुआ है। फिर सर ये तो H+ देते हैं, अरे H+ ऐसे थोड़ी देते हैं, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर दे गिव H+। पानी में जब डिसॉल्व होंगे, पानी इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा, H+ अलग होगा, F- अलग होगा, तब जाके H+ देते हैं। तभी तो एसिड बोलते हैं कि पानी में जाके उनका एसिडिक नेचर नजर आता है। आई बात समझ में? हाँ तो यही गलती मत करना, जो उसमें डाउट पूछा है वो यही है कि यहाँ पर ये एक्चुअली प्योरली कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं और इनके अंदर पानी में जाकर के अपने आयंस में डिसोसिएट होने की टेंडेंसी होती है, इसलिए ये अपने आप में एसिडिक तरह बिहेव करते देखे जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? वाटर की प्रेजेंस में नहीं पूछेगा यार, कहाँ है? वाटर की प्रेजेंस में नहीं पूछेगा, आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट वाटर की प्रेजेंस में नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, है ना? देखो चलो आगे बात करते हैं। तीसरा एग्जांपल ये देखो, नेक्स्ट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तक इसका यूज अच्छे से समझ में आएगा। ये पता नहीं कहां चलते रहते हैं, चलो ठीक है। फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक देखो, अच्छा टॉपिक है यहाँ पर। फॉर्मल चार्ज की अगर बात करें, पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन ये बोलती है बेटा कि किसी भी एटम के ऊपर कोई मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, उसमें मॉलिक्यूल के अंदर ऑब्वियसली बात है मल्टीपल एटम्स होंगे, तो हर एटम पे आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो, है ना? फॉर्मल चार्ज निकालने के दो तरीके होते हैं एक्चुअल में, आप पर्टिकुलर एटम पे भी फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो
और आप मॉलिक्यूल का एवरेज फॉर्मल चार्ज भी निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल का तो छोड़ करके, मतलब इवन एनायन का आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो एवरेज फॉर्म में, ठीक है। दोनों समझते हैं अपन यहाँ पे कैसे निकाला जाता है। टाइम है ना अभी, कितने बजे तक है ये? आधा घंटा तो बहुत है, हो जाएगा। देखो फॉर्मल चार्ज की अगर बात करें यहाँ पर, फॉर्मल चार्ज दोनों कैसे निकाले जाते हैं। देखो मैं अगर बोलता हूँ फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन बात करते हैं पहले, तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उन एटम्स पे टोटल जो चार्ज डेवलप होता है, क्या बोला बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनमें टोटल जो चार्ज डेवलप होता है किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के लॉस या इलेक्ट्रॉन की एक्सिस के कारण जो चार्ज डेवलप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। किसी के पास एक्सपेक्टेड से इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अगर उससे एक ज्यादा है तो उसमें -1 लगा दोगे, वो उसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा। अगर 2 कम है तो उससे +2 लगा दोगे, वो उसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की एक्सिस या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से डेवलप हुआ चार्ज किसी एटम पर मॉलिक्यूल के अंदर, वही उसके एटम का क्या कहलाता है, फॉर्मल चार्ज कहलाता है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे। फॉर्मल चार्ज किसी एटम पे निकालने का तरीका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी एटम पे 2 लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन कितने माइनस करोगे, 4 माइनस करोगे। लोन पेयर का नंबर माइनस नहीं करोगे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर माइनस करोगे, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को अपन यूज करते हैं। एक देसी फॉर्मूला भी नीचे लिखा हुआ है। किसी एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका ये है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, देखो क्या लिखा हुआ है, जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में होने चाहिए, माइनस कर दो उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या माइनस करोगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए माइनस जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप ये कर देते हो तो आपको उस पे फॉर्मल चार्ज मिल जाएगा। दोनों फॉर्मुलों को अप्लाई करके देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, देखो 2 एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसको अपन यहाँ पर। पहला एग्जांपल यह फॉर्मल चार्ज का यहाँ पर O3 मॉलिक्यूल का, ओजोन मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं, है ना। ओजोन मॉलिक्यूल की अगर बात करें, इसका स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो स्ट्रक्चर अपन बना के आए थे इसका। ये O डबल बॉन्ड O यहाँ पर है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O यहाँ पर है। याद आ गया कुछ? मुझे मेरे ख्याल से अपन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जब स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया था तो पहला स्ट्रक्चर ही अपन ने ओजोन का लिया था। याद आ रहा है? सबने अटेंड किया था? नहीं किया ना? झूठ बोल रहे हो ना? किया था? तो भूल कैसे गए? अभी 2 दिन पहले तो पढ़ा है। देखो तो अब कोई बात नहीं, O3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। अब इस O3 मॉलिक्यूल के अंदर अगर अपन देखें, ओवरऑल देखें, तो एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, 2 कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है ना। अब मैं एक एक एटम पे, हर एक एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालने की कोशिश करता हूं। मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूं लेट्स सपोज, जैसे इस वाले एटम की बात करते हैं, इसको अपन O1 बोल देते हैं, ये यहाँ पे O1 मान लो, ये O2 मान लो और ये O3 मान लो, ठीक है। करें तो अब मैं फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूं इसमें। पहले तो अपन जो फॉर्मूला है ऊपर जो लिखा हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसको यूज करके निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं बेटा अपन यहाँ पे। बताओ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन के? हाँ 6 माइनस इसने टोटल बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 1 और ये 2, तो 2 तो बॉन्ड है। बताओ लोन पेयर कितने बचे हुए हैं इसके पास में? 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो 6 - 2 - 4 कितना हो गया? 6 - 6 कितना हो गया? 0। मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। आ जाओ इस वाले ऑप्शन पे निकालते हैं यहाँ पे फॉर्मल चार्ज। निकालें? बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए आउटरमोस्ट में बैलेंस के? 6 माइनस कितने बॉन्ड बन रहे हैं टोटल? 1 2 और 3 है ना, 2 तो कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट। कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन बचे? इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बचे हुए हैं? एक पेयर बचा हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। बोलो 6 - 5 कितना? 6 - 5 कितना? 1, मतलब +1 इस पे चार्ज आ रहा है। कितना चार्ज आ रहा है? +1। इस वाले ऑप्शन पे आ जाओ, यहाँ पे इस वाले का फॉर्मल चार्ज निकालो। बताओ क्या आएगा? बताओ 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में होनी चाहिए, माइनस कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1, और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 पेयर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो -6। ये हो गया बेटा 6 - 7 कितना हो गया? -1। क्या हो गया? ये -1 हो चुका है। क्या मेरे ख्याल से इसमें -1 आ गया? आ गया। तो बताओ आपने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा था कि जब भी हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं तो डोनर पे +1 और एक्सेप्टर पे -1 लगाते हैं। अब आपको समझ में आया वो +1 और -1 क्या थे? वो डोनर पे डेवलप हुआ फॉर्मल चार्ज था और एक्सेप्टर पे डेवलप हुआ फॉर्मल चार्ज था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऐसे समझाया था, चलो आप ऐसे समझो। जैसे मैं बोलता हूं O3 मॉलिक्यूल में ये डबल बॉन्ड था और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, ठीक है। आपने क्या करा, इसको कन्वर्ट किया, O डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा दिया O और ये +1 - लगा दिया। ये +1 - लगाने का मतलब क्या है? +1 - लगाने का मतलब क्या है? एक्चुअल लॉस और एक्चुअल गेन इलेक्ट्रॉन का। इस बीच वाले ऑप्शन ने, जिसने डोनर की तरफ वर्क किया है, उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था नहीं बनाया था? बनाया था। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का मतलब समझो आप, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया और एक यहां रख दिया। इसको ऐसे इमेजिन करो, एक वहां रख दिया अपने पास में
और एक यहाँ रख दिया इसने अपने पास में, यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन के पास। तो अगर आप इस वाले ऑप्शन को देखते हो तो इसको नेट गेन कितने का हुआ है? 1 का, इसलिए चार्ज कितना आया? -1। और बीच वाले ऑप्शन जिसने दिया उसको नेट लॉस कितने का हुआ है? 1 का, इससे चार्ज क्या आया? +1। और नेट लॉस या नेट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेवलप हुआ चार्ज क्या कहलाता है? फॉर्मल चार्ज कहलाता है। इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब भी हम कोवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं और प्लस माइनस लगाते हैं तो वो चार्जेस एक्चुअली फॉर्मल चार्जेस ही होते हैं। वो यही दिखाता है कि एक्चुअल में गेन कितने का और एक्चुअल में लॉस कितने का हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। आई बात समझ? सभी को क्लियर है ना? चलो यही चीज यहाँ लिखी हुई है, देखो यहाँ पे इसने O1 O2 O3 करके बता रखा है। मेरे ख्याल से अपन ने भी सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देसी फॉर्मूला, बाय देसी फॉर्मूला, देसी फॉर्मूले के हिसाब से निकालें जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए माइनस जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं बोल रहा हूँ O3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मैं दोबारा बनाता हूँ। यहाँ पे ये लो O3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर O3 मॉलिक्यूल का। अब बात करते हैं कि फॉर्मल चार्ज पहले वाले ऑप्शन पे देखते हैं O1 पर, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटरमोस्ट में वैलेंस में? 6 होने चाहिए, तो ये रहा 6। जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ये रहा 6 होने चाहिए, माइनस जितने हैं कितने, वो कैसे काउंट करोगे? बिना शेयर्ड वाले, शेयरिंग वाले काउंट नहीं करने हैं। जैसे 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा और ये 6, टोटल मिलाए कितने हैं? 6। होने कितनी चाहिए? 6 हैं कितने? 6। तो 6 - 6 इज व्हाट? 0। 6 - 6 इज व्हाट? 0। आई बात समझ में? ये वाले काउंट मत करना, ये शेयर्ड वाले, क्योंकि वो तो उस वाले ऑप्शन के बीच वाले के। आप तो पर्टिकुलर O1 पे कैलकुलेट कर रहे हो। अब इस पे आओ O2 पे। O2 पे आओगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स है देखो? 1 2 3 4 और ये 5। होने कितने चाहिए? 6। हैं कितने? 5। टोटल मिलाई कितना हुआ? +1। तो चार्ज आ गया ना +1। बोलो समझ में आ गया? होने चाहिए जितने जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, इस वाले पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। होनी चाहिए कितने? 6। हैं कितने? 7। टोटल मिलाई कितना? -1। आंसर आ गया। आई बात समझ? तो या तो देसी फॉर्मूला लगाओ एटम पे निकालने का, या वही फॉर्मूला लगाओ जो आपको दिख रहा है। कोई भी फॉर्मूला लगा लो, आंसर आपका सही निकल करके ही आएगा। तो ये दोनों मेथड के द्वारा हो गया कहीं ना कहीं चार्जेस का एक्सप्लेनेशन। अब देखो आप यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया है HNO3, जिसको समझाने, इसी चीज को समझाने के लिए फटाफट बताएंगे अपन यहाँ पर। अब देसी फॉर्मूले के हिसाब से HNO3 का स्ट्रक्चर बताओ कैसे बनेगा? नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है क्या? है। कितने H? जितने H उतने तो OH लगा दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। कितने ऑक्सीजन बचे? 2। नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाता है? 3। अभी कितने बने हैं? 1 बना है। कितने बॉन्ड बना दूं अब? 2। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग गया क्या? हाँ। अब बचा क्या? लोन पेयर। क्या है? 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है। आउटोमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 6। कितने की जरूरत है? 2 की। क्या बना दूं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर बन गया नाइट्रोजन का, HNO3 का, सॉरी, है ना। अब मैं बोलता हूं HNO3 का स्ट्रक्चर आपने बना लिया, और इस HNO3 के स्ट्रक्चर में अब आपको हर एक एटम पे निकालना है क्या? फॉर्मल चार्ज। लगाओ देसी फॉर्मूला, है ना। देसी फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ आउटोमोस्ट में हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटोमोस्ट में क्या होते ही 1 है, तो जितने होने चाहिए कितने? 1। माइनस कितने हैं? देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो 1 - इज व्हाट? 0। कोई चार्ज नहीं है। आ जाओ बीच वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे फॉर्मल चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6। माइनस कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 और 6। 6 - 6 व्हाट? 0। कितना निकल के आ रहा है? 0। आ जाओ इस वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे होने कितने चाहिए? 6। हैं कितने? 1 2 3 4 5 6। ये 6 है। ये इलेक्ट्रॉन पहले से ये नहीं है ना, ये तो मतलब कुछ लगा हुआ है मार्क वहां पे, हटा देना उसको आप यहाँ, ठीक है। होने कितने चाहिए? 6। है भी कितने? 6। टोटल मिलाई कितना निकल के आ रहा है? 0। कितना निकल के आ रहा है? 0। आ जाओ इस वाले ऑप्शन पे, फॉर्मल चार्ज होने कितने चाहिए? 6। गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। होने कितने चाहिए? 6। है कितने? 7। आ गया कितना? -1। आ जाओ नाइट्रोजन पे, यहाँ पे इस पे आ जाओ, फॉर्मल चार्ज बताओ होने कितने चाहिए आउटोमोस्ट में? 5। 1 2 3 और 4। है कितने? 4। होने चाहिए 5, है 4, मतलब कितना आ गया? +1। क्या आ गया? +1। तो अब बताओ ये नाइट्रोजन का और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन कोवेलेंट में कन्वर्ट करें, नाइट्रोजन पे क्या लगाओगे? प्लस, और ऑक्सीजन पे क्या लगाओगे? -1। मतलब प्लस माइनस लगाते हुए क्या है एक्चुअल में? फॉर्मल चार्जेस ही है। आ जाओ नेक्स्ट पे, यहाँ पर अब आ रहा है फॉर्मल चार्ज एंड बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पर एवरेज वाला ये है उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो पॉलीएटॉमिक एनायंस, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है, जो एक से ज्यादा एटम्स रखते हैं। सर HNO3 में भी तो एक से ज्यादा एटम था। हाँ, वो न्यूट्रल था। क्या था वो? न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, कोई चार्ज वगैरह नहीं आ रहे थे उसके अंदर। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एनायंस दे दी जाए, जैसे CO3 - कार्बोनेट एनायन है, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, क्लोरेट हो गया, पर क्लोरेट हो गया, क्लोराइट हो गया, है ना, फॉस्फाइट हो गया, अगर आपको एनायंस दिए जाए
तो उस टाइम पर आप एवरेज फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हो वो समझना है आपको ना। और ये सबसे इजी वाला पार्ट है, आपको यूं समझ में आ जाएगा। देखना, देखो फॉर्मूले लिखे हुए यहाँ पर, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालने का भी और एवरेज फॉर्मल चार्ज निकालने का भी। ठीक है, फॉर्मूले को बाद में देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर कार्बोनेट आयन का। किसका लिया बेटा? कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर लिया है, आप एग्जांपल लिया है। अब कार्बोनेट आयन का जब एग्जांपल लिया है तो मुझे बताओ, कार्बोनेट आयन की अगर बात करें, स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, ये यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, ये एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पे, कितने नेगेटिव है? 2 नेगेटिव, तो 2 तो क्या लगा दिए? ओ नेगेटिव लगा दिए। बाकी ऑक्सीजन को क्या करा? डबल बॉन्ड से सीधा जोड़ दिया। क्या कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बन गया? अरे बोलो ना, बन गया, कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बन गया। क्या इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिख सकता हूं? यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर देखो, मैंने पाई बॉन्ड को इधर ला दिया और नेगेटिव मैंने इन दोनों ऑक्सीजन पे लगा दिया, एक इस पे लगा दिया, एक इस पे लगा दिया। बोलो सही है ये स्ट्रक्चर? ये भी सही है। अगर मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ पे पाई बॉन्ड इधर लेकर के आ जाऊं, कभी पाई बॉन्ड यहाँ है, कभी पाई बॉन्ड यहाँ है, कभी पाई बॉन्ड यहाँ है, ये तीनों स्ट्रक्चर ये है। कभी पाई बॉन्ड इधर है, कभी वही पाई बॉन्ड इधर है, कभी वही पाई बॉन्ड इधर है, इधर 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 ऐसे घूम रहा है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो एक तरह से ये तीनों क्या बन रहे हैं? रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स। क्या बन रहे हैं ये? हाँ, तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पर रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इन तीनों का हाइब्रिड बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। क्या बनाया बेटा हाइब्रिड में? ये देखो यहाँ पे ये रहा कार्बन, एक बॉन्ड तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा बना हुआ है। बोलो, सिंगल सिग्मा बॉन्ड तो बना हुआ है। बस पाई बॉन्ड है जो कभी यहाँ, 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 कभी यहाँ घूम रहा है। तो मैं उसको कैसे दिखा सकता हूँ? एक मैंने यहाँ दिखा दिया, कभी यहाँ है, तो कभी वो यहाँ है, तो कभी वो यहाँ। ये पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन दिखा दिया। मैंने ऊपर लगा दिया चार्ज -2। ऊपर क्यों लगाया सर? ऊपर लगाने का रीजन ये है कि पाई बॉन्ड अगर ऊपर है तो चार्ज इन दोनों पर होगा। भाई पाई बॉन्ड अगर यहाँ है तो चार्ज इन दोनों पर होगा। बोलो, अगर पाई बॉन्ड यहाँ है तो चार्ज फिर इन दोनों पर होगा। अगर पाई बॉन्ड यहाँ है तो चार्ज फिर, अगर पाई बॉन्ड यहाँ है तो चार्ज फिर इन दोनों पर होगा। ये लो यहाँ इमेजिन कर सकते हो? बोलो ना। हाँ, तो ये ऊपर चार्ज आपने यहाँ -2 का फॉर्मेशन दिखा दिया। ये रहा यहाँ पर, थोड़ा सा इसको, ये रहा। तो तीनों स्ट्रक्चर्स मैंने दिखा दी यहाँ पर। तीनों स्ट्रक्चर्स अपने आप में रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स हैं और तीनों स्ट्रक्चर अपने आप में कोई भी रियल स्ट्रक्चर नहीं है, अनरियल स्ट्रक्चर्स है। रियल स्ट्रक्चर कौन सा है? ये हाइब्रिड जो है, ये है इसका रियल स्ट्रक्चर, एग्जिस्टेंस स्ट्रक्चर। ये रहा यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, बाकी सब कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं या नो रियल एग्जिस्टेंस वाले स्ट्रक्चर अपन कह सकते हैं। अब बात ये आती है कि इस कार्बोनेट एनायन के अंदर हमें ये पूछा जाए कि मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है ना, ऑक्सीजन पे है या कार्बन पे है? ऑक्सीजन पे है। क्या पाई बॉन्ड के डिलोकलाइजेशन के साथ में वो नेगेटिव चार्ज भी घूम रहा है एक तरह से? जब पाई बॉन्ड ऊपर था तो नेगेटिव इन दोनों पर था, पाई बॉन्ड इधर आया तो नेगेटिव इन दोनों पर चला गया, पाई बॉन्ड इधर आया तो नेगेटिव इन दोनों पर चला गया। तो मैं कह सकता हूं कि पाई बॉन्ड के डिलोकलाइजेशन के साथ में नेगेटिव चार्ज भी डिलोकलाइज कर रहा है ना। अभी तो आपने इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे अगर आप निकालना चाहो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज, वो भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको मॉलिक्यूल का एवरेज पूछ लिया जाए तो मुझे बताओ कितना टोटल चार्ज है? -2। और कितने ऑक्सीजन पे घूम रहा है? 3 पे। तो एक पे कितना आ रहा होगा? -2/3। भाई टोटल -2 चार्ज है और कितनों पे घूम रहा है? वो 3 पे घूम रहा है। तो प्रत्येक, अगर मैं बोलता हूँ ईच ऑक्सीजन एटम पे बात करें तो कितना आएगा? -2 का 1/3 भाग, -2 का 1/3 भाग आएगा। तो एवरेज फॉर्मल चार्ज की अगर बात करें, यहाँ पर एवरेज फॉर्मल चार्ज की अपन बात करें तो टोटल चार्ज है -2, कितनों पे घूम रहा है? 3 पे। तो एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, ईच ऑक्सीजन एटम की अगर बात करें तो वो है -2/3। बात समझ में आई क्या? हाँ, निकाल लिया एवरेज फॉर्मल चार्ज। क्या फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। फॉर्मूला भी देख लो ऊपर, देखो क्या लिखा हुआ, टोटल नेगेटिव चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन रेजोनेंस। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे रेजोनेंस कितने ऑक्सीजन पे हो रहा है? 3। कितने हैं? जितने साइड एटम है यहाँ पे कितने हैं? 3 है। तो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, है ना। और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा है? -2। तो वही -2/3 ही निकल करके आ रहा है। आप कॉन्सेप्चुअली चलो, फॉर्मूले को मत रखना। अब ऐसे ही अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, है ना, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर भी निकालने की कोशिश करते हैं अपने यहाँ पर, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। मुझे बताओ बॉन्ड ऑर्डर निकालना अपने को यहाँ पे सी और ओ के बीच का, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं। तो सर एवरेज निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? एवरेज निकालने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि कभी अगर आपको मॉलिक्यूल्स में, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी मॉलिक्यूल्स में ऐसा हो कि किन्हीं दो एटम्स जिनके बीच में अपन बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं, उन्हीं दोनों एटम्स के बीच में अलग अलग प्रकार का बॉन्ड ऑर्डर दिख रहा हो। जैसे कार्बोनेट एनायन के अंदर सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड भी है। देखो ना, कार्बोनेट के अंदर सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड भी है और 2 सिंगल बॉन्ड भी नजर आ रहे हैं। ऊपर डबल बॉन्ड तो 2 सिंगल बॉन्ड है। अरे बोलो ना, डबल बॉन्ड भी और सिंगल बॉन्ड भी है। अब हमसे पूछा गया है सीओ का बॉन्ड ऑर्डर बताइए कार्बोनेट के अंदर, तो हम डबल बॉन्ड आंसर देंगे या सिंगल बॉन्ड आंसर देंगे? हमें नहीं पता, है ना, क्योंकि सिंगल भी सही है एक तरह से और डबल भी सही है। तो जब उन्हीं दोनों एटम्स के बीच में बिल्कुल जो पूछे गए हैं, उन दोनों एटम्स के बीच में
एक से ज्यादा तरह के मल्टीपल बॉन्ड ऑर्डर्स निकल करके आ रहे हो किसी एक पर्टिकुलर एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर, तो फिर वहां पर आपको निकालना पड़ता है क्या, एवरेज। क्या निकालना पड़ता है, एवरेज। अब समझो एवरेज का मतलब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सी और ओ के बीच का बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब समझते हो ना, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में देखो ये वाला बॉन्ड तो हमेशा बना हुआ है, अरे बोलो ना, एक बॉन्ड तो हमेशा बना हुआ है, कौन सा, सिग्मा या पाई, सिग्मा वाला। तो एक बॉन्ड तो हमेशा से है 1, है ना। और एक बॉन्ड है पाई वाला, जो कभी ऊपर कभी इधर कभी इधर, कभी ऊपर कभी इधर कभी इधर, डिलोकलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। कितनी जगह पर, एक या तीन, तीन जगह पर। तो एक जगह पर अपना कंट्रीब्यूशन कितना दे रहा होगा, 1/3। तो एक बॉन्ड तो हमेशा से है, और 1/3 और मिल गया पाई बॉन्ड वाला, तो 1 + 1/3 कितना निकल के आ रहा है, 4/3 निकल करके आ रहा है। ऐसे आप निकाल सकते हो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर को। सी और ओ के बीच में एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1/3 + 1 4/3। कि एक पाई बॉन्ड तो है, सिंगल बॉन्ड तो है ही सही, और पाई बॉन्ड कभी यहां कभी यहां कभी यहां घूम रहा है, तो एक जगह पर कितना आ रहा होगा, 1/3। इधर भी कितना, 1/3, इधर भी कितना, 1/3। तो एक बॉन्ड तो हमेशा है, और 1/3 और मिल गया, 1/3 और मिल गया, 1/3 और मिल गया, मतलब हर जगह पर 4/3 4/3 4/3 4/3 4/3 4/3 हो रहा है। आ रही बात समझ में, बोलो ना। तो ये हो गया एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला। इसी को देखो आपने फॉर्मूले में ऊपर क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बताओ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं आपको इस कार्बोनेट के अंदर, 4। तो कितने आरएस बने इसके, 3, तो 4/3 आंसर आ गया। आप फॉर्मूले से निकाल लो या जो मैंने बताया उससे निकाल लो, एक ही बात है, बात वही निकल करके आएगी। आई बात समझ में। एक एग्जांपल और समझो, यहाँ पर देखो, ये बता रखा है यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर और फॉर्मूला दोनों निकाले हुए हैं, है ना। अब आ जाओ, सल्फेट का एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। सल्फेट का स्ट्रक्चर बना हुआ है सामने आपके, बना हुआ है, ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, और ये O नेगेटिव बना हुआ है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। डिलोकलाइज करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। रेजोनेंस होगा नहीं होगा, होगा। कितने आरएस बनेंगे, 4। अरे भाई सिंपल सी बात है, कभी दोनों पाई इन दोनों पर होंगे, कभी दोनों पाई इन दोनों पर होंगे, कभी दोनों पाई यहां होंगे, कभी दोनों पाई यहां होंगे। तो टोटल मतलब कितने हैं, जब वो इधर हैं तो नेगेटिव बचे हुए पे होगा, जब वो इधर आ जाएंगे तो नेगेटिव बचे हुए पर होगा, जब वो इधर आ जाएंगे तो नेगेटिव बचे हुए पर होगा, और जब वो इधर आ जाएंगे तो नेगेटिव बचे हुए पर होगा। बात समझ में आ रही है क्या। तो कितने आरएस बनेंगे, 4। कितने आरएस बनेंगे, 4 बनेंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर इसके हाइब्रिड की। तो एक बॉन्ड तो हमेशा बनेगा, अरे बोलो ना, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा तो हमेशा है, और पाई बॉन्ड है जो घूम रहे हैं, पाई बॉन्ड है जो घूम रहे हैं। कभी वो दोनों पाई यहां है तो नेगेटिव इन दोनों पर आ जाएगा, कभी वो दोनों पाई यहां है तो नेगेटिव इन दोनों पर आ जाएगा, कभी वो दोनों पाई यहां है तो नेगेटिव इन दोनों पर आ जाएगा, कभी वो दोनों पाई यहां है तो नेगेटिव इन दोनों पर आ जाएगा। आई बात समझ में। इसका मतलब वो डिलोकलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब वो डिलोकलाइज कर रहे हैं। तो एक बॉन्ड तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा से बना रहेगा, और पाई बॉन्ड है जो कभी यहां होंगे दोनों, कभी यहां होंगे, कभी यहां होंगे, कभी यहां होंगे, घूमते रहेंगे। आई बात समझ में। तो मैं अगर यहाँ पर एवरेज फॉर्मल चार्ज और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालू, तो अब आप बताओगे कैसे निकालेंगे। बताओ, एवरेज फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं। बताओ कितना चार्ज है, -2। कितना चार्ज है, -2। कितनों पे घूमेगा, 4 पे घूमेगा, तो -2/4। एक का कंट्रीब्यूशन होगा -2/4 ऑन ईच ऑक्सीजन एटम। कितना आएगा, मतलब -1/2, -1/2 ये कंट्रीब्यूशन आ गया। बताओ एवरेज बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। एक बॉन्ड तो हमेशा से है सल्फर ऑक्सीजन के बीच में, है ना, और बाकी 2 पाई बॉन्ड है जो 4 में घूम रहे हैं। तो एक तो हमेशा से है, और 2 पाई बॉन्ड 4 में घूम रहे हैं, तो हर जगह अपना कंट्रीब्यूशन कितना दे रहे होंगे, 2/4। कितना दे रहे होंगे, 2/4। तो 1 + 2/4, तो कितना आएगा बेटा, 1 + 1/2 कितना आएगा, 1.5। कितना आएगा, 1.5। ये बॉन्ड निकल के आ गया 1.5। आई बात समझ में, सभी को क्लियर, बोलो ना, सभी को क्लियर। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखना, इस तरह से आपको कहना है कि रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह को फॉलो करते हुए आंसर्स निकालने हैं। ये रहा यहाँ पर, ये इजी है पार्ट, अभी तक पार्ट इजी है। बॉन्डिंग का टफ वाला पार्ट अभी चालू हुआ ही नहीं है। बॉन्डिंग का टफ वाला पार्ट चालू होगा, हालांकि बॉन्डिंग में कुछ भी टफ नहीं है, ऐसा इजी है सारा, अगर ध्यान समझो तो इजी है। इतना क्लियर हुआ, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फॉस्फ, ये क्लोराइड, परक्लोराइड का एग्जांपल लिया है। अब परक्लोराइड के अंदर देखो कितना ये स्ट्रक्चर बना रखा है। ऑनलाइन वालों क्लियर है, आ गया। देखो परक्लोराइड की बात करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, Cl 3 डबल बॉन्ड बने हुए हैं और एक O नेगेटिव बना हुआ है, ठीक है। बताओ कितने साइड एटम है, 4 हैं, तो कितनी जगह घूमेंगे तीनों पाई बॉन्ड, वही चारों पे घूमेंगे। जब
नीचे आ जाएंगे तीनों तो ऊपर वाले ऑप्शन पे नेगेटिव हो जाएगा, इधर आ जाएंगे तो इधर वाले पे नेगेटिव हो जाएगा, बीच में चले जाएंगे तो लेफ्ट वाले पे नेगेटिव हो जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे बात करूं, इन तीनों पे अभी डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, तो इस पे नेगेटिव है। जब इन तीनों पे डबल बॉन्ड होगा तो इस पे नेगेटिव होगा, इन तीनों पे डबल बॉन्ड होगा तो इस पे नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? अरे बोलो ना। और इन तीनों पे डबल बॉन्ड होगा तो इस पर नेगेटिव हो जाएगा। मतलब टोटल मिला के कितने आरएस बनेंगे? 4। कितने आरएस बनेंगे? 4 आरएस बनेंगे। ठीक है यार, वहां बताना ज्यादा बेटर है, नहीं बढ़िया लिखना भी तो है। चलो ठीक है, 4 आरएस बनेंगी। ठीक है, अब सीएल मैंने इसका हाइब्रिड बनाने की कोशिश करी है, तो सीएल के साथ में और ओ के बीच में एक बॉन्ड तो हमेशा है। कौन सा वाला, सिग्मा या पाई? सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा बना हुआ है, और बाकी 3 पाई बॉन्ड हैं जो चारों पे घूम रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? एक बॉन्ड तो हमेशा है, और बाकी 3 पाई बॉन्ड हैं जो कितनों पे घूम रहे हैं? 4 पे घूम रहे हैं। तो एक पर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? 3/4। तो 1 + 3/4 इज व्हाट? 1 + 0.75, मतलब कितना? 1.75। कितना? 1.7। ये तो निकल गया आपने बॉन्ड ऑर्डर, निकाल लिया बॉन्ड ऑर्डर, है ना। बताओ फॉर्मल चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज कितना दिख रहा है? -1। और कितनों पे घूम रहा है? 4 पे। तो हर एक पे कितना? -1/4। हर पे कितना? -1/4। ये फॉर्मल चार्ज भी निकाले आपने, एवरेज फॉर्मल चार्ज और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, दोनों चीजें। अब तो इजी लग रही होगी, क्लियर है। चलो फॉस्फेट की बात करते हैं। ये रहा फॉस्फेट, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है फॉस्फेट का। ये आप ट्राई करना एक बार, मैंने बना रखा है, हालांकि इजी है, एक बार ट्राई करना। O3 का अपन ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बना के देखते हैं। कुछ और बातें भी यहाँ पे लिखी हुई है। ओजोन की बात करते हैं। ओजोन मॉलिक्यूल आपके सामने बना हुआ है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है और एक डबल बॉन्ड बना हुआ है ना। पहला काम आपका हमेशा ये रहना चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखते किसमें कन्वर्ट करो? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। लगा दो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस लगा दो। तो कोवेलेंट को पहले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पहले कन्वर्ट किया है मैंने यहाँ पर किसमें? कोवेलेंट। कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट किया कोवेलेंट बॉन्ड में, लगा दिया ऊपर इस पे प्लस और इस पे माइनस। अब ये लगाते हैं, मुझे दिख गया यहाँ पर रेजोनेंस, क्या दिख रहा है? ये बनेगा लोन पेयर, यहाँ पे किसमें कन्वर्ट होगा? पाई में। और ये पाई किसमें कन्वर्ट होगा? लोन पेयर में। लोन पेयर कन्वर्ट हुआ पाई, पाई टू लोन पेयर हो गया। आरएस बनाया आपने, ये तो बन गया इधर पाई, क्या बन गया? पाई। और ये इधर से आ गया किसमें? लोन पेयर में। किसमें कन्वर्ट हो गया? ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, ये बन गया लोन पेयर, है ना। कितने आरएस बने यहाँ पे इसके? कितने आरएस बने? 2 आरएस बन के निकल के आ गए। ये रहा। हाइब्रिड बना सकते हो। हाँ, दोनों आरएस के अंदर देखो बीच वाले ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है? +1। तो वो तो वैसा का वैसा है हाइब्रिड के अंदर। देखो ये तो वाला चार्ज +1 ऐसा का है ना। एक लोन पर उस पर इंटैक्ट पड़ा हुआ है, जैसा था वैसा का वैसा ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। इधर एक बॉन्ड बना हुआ है, इधर एक बॉन्ड बना हुआ है। तो एक बॉन्ड तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में हमेशा से है, और पाई बॉन्ड है जो कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ घूम रहा है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? सबको दिख रहा है प्रॉपर, है ना। तो वो पाई बॉन्ड कभी इधर है तो वो कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा। मतलब वो पाई बॉन्ड का डिलोकेशन है कि नहीं है? है। तो आप बॉन्ड निकालो, बॉन्ड निकालो, बॉन्ड निकालते हैं यहाँ पे। बताओ कितने? एक एक बॉन्ड तो हमेशा से है, इसको ऐसे निकाल लें उसी फॉर्मूले से। बताओ आप खुद ऐसे वर्बली सॉल्व करो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड तो हमेशा से है, और बचे हुए का कंट्रीब्यूशन दोनों साइड में है, तो एक जगह कितना होगा? 1/d। तो एक हमेशा से है और 1/2 और मिल गया, कितना हो गया? 3/2 हो गया। कितना हो गया? 3/2 मतलब 1.5 के आसपास हो गया। आप बात करते हैं फॉर्मल चार्ज की। फॉर्मल चार्ज बताओ, बीच वाले ऑक्सीजन पे तो प्लस चार्ज है ही से, उसको तो छोड़ दो। पास वालों में जो डिलोकलाइज हो रहा है उस पे देखना है। टोटल चार्ज कितना निकल गया है? जब कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट किया तो चार्ज कितना आया साइड वाले ऑक्सीजन पे? -1। वो दोनों पे घूम रहा है या एक पर ही है? हाँ, अरे दोनों पे ना। इधर पाई आया तो इधर नेगेटिव आ गया, जब इधर पाई आया तो नेगेटिव इधर आ गया। पाई घूम रहा है तो नेगेटिव भी साथ साथ घूम रहा है। तो एक नेगेटिव कितनों पे जा रहा है? 2 पे। तो हर एक को कितना मिल रहा होगा? -1/, मतलब +0.5 भाग मिला। तो -1/2 कितना आ गया? फॉर्मल चार्ज निकल करके आ गया ऑन ईच ऑक्सीजन एटम साइड एटम पे। आया बात समझ में, है ना। ये लिखा हुआ पॉजिटिव सेंट्रल पे है। अपन जिस पे डिलोकलाइजेशन होगा उसका तो चार्ज निकालोगे ना एवरेज, जिसपे चेंज ही नहीं हो रहा उसका थोड़ी निकालोगे। बात समझ में आई? चलो देखो नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि यहाँ पे नाइट्रेट का, ऑनलाइन वालों आ रहा है क्लियर? हाँ देखो, नाइट्रेट का एग्जांपल लिया है यहाँ पर NO3-। NO3- का स्ट्रक्चर आपने बना रखा है यहाँ पे, डबल बॉन्ड, एक सिंगल O नेगेटिव और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। पहला काम क्या? पहला काम क्या है? कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करो। अगर आपने ये गलती करी कि आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करना भूल गए, ये चीज, तो आप क्या करोगे? -1 है, 3 पे घूमेगा, फॉर्मल चार्ज आ गया -1/3। अरे करोगे ना ये चीज भाई? -1 है और 3 आरएस बनेंगे, तो -1 3 पे घूमेगा तो हर एक को कितना मिलेगा? -1/3, जो कि गलत हो जाएगा। कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करने का रीजन ही ये है कि आपको एक्चुअल में पूरी पिक्चर क्लियर हो कि माइनस मतलब फॉर्मल चार्ज कैसे निकाले जाते हैं, कंप्लीट कितने निकलेगा, है ना, और बॉन्ड ऑर्डर में गलती ना हो, फॉर्मल चार्ज और बॉन्ड ऑर्डर में गलती ना हो, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। आपको कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो पहला काम क्या हुआ? कोऑर्डिनेट को किस में कन्वर्ट किया? कोवेलेंट में। क्या लगा है?
प्लस क्या लगाया, माइनस। अब ये तो हो गया प्लस फिक्स, है ना। अब देखो चार्जेस कितने दिख रहे हैं आपको, 2, -1 या -2, -2 कितनों पे घूमेगा, कितने आर्स बनेंगे, 3 बनेंगे। तो अगर -2 चार्ज 3 पे घूमेगा तो एक जगह कितना आएगा, -2/3। तो फॉर्मल चार्ज तो निकल के आ गया बेटा कितना, -2/3 ये रहा यहाँ पर। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में देखो डबल भी दिख रहा है, सिंगल भी दिख रहा है, वही एवरेज वाली बात आ गई, है ना। अब बताओ, एक बॉन्ड तो हमेशा से है, एक बॉन्ड हमेशा से है, और एक पाई है जो कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां घूम रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है। तो एक तो हमेशा से है और एक 3 जगह बट रहा है, तो एक जगह कितना होगा, 1/3। तो 1 + 1/3 इज व्हाट, 4/3, मतलब 1.33 के आसपास का बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ 1.33, यहाँ 1.33, यहाँ ये आ गया 1.33 एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, हो गया क्या ये स्लाइड। हाँ, तो ये इसका एग्जांपल का ध्यान रखना, ये वाला एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे कई बार गलती कर चुके हैं नाइट्रेट के अंदर, -1/3 टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। पहले कोऑर्डिनेट को किसमें कन्वर्ट करोगे, कोवेलेंट में, फिर चेक करोगे कि एक्चुअल में है कितना चार्ज वगैरह। ठीक है, चलो ठीक है, देखो हम्म, 1 मिनट। अब ठीक है ना, दिख रहा है बोर्ड ऑनलाइन वालों, चलो। हाँ, क्या हुआ, देखो स्टार्ट करें। नेक्स्ट जो अब NO2 माइनस की बात करते हैं, नाइट्रेट आयन की काफी सारे एग्जांपल हो गए हालांकि, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, एक डबल बॉन्ड बना हुआ है और O नेगेटिव बना हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ देखते लग रहा है रेजोनेंस होगा नहीं होगा, होगा। पाई कन्वर्ट, ये लोन पे कन्वर्ट होगा किसमें, पाई टू लोन पे, ये बन गया इसका क्या, RS। क्या बन गया, RS बन गया। अगर आप देखो तो नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आएगा, ये रहा यहाँ पे, इधर देखो कोई चार्ज नहीं नाइट्रोजन पे, तो इसका RS, ये तो हमने बनाया RS, अब इसका RH बनाओ, हाइब्रिड बनाओ। तो क्या हाइब्रिड बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड तो हमेशा से है, और एक बॉन्ड कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, घूम रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं बॉन्ड ऑर्डर अगर अपन निकालें तो क्या निकल के आएगा, 1 + 1/2, कितना निकल के आएगा, 1.5। ये तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब बात करते हैं फॉर्मल चार्ज की, ये -1 है, कभी वो यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, तो एक पे कितना, -1/2, एवरेज फॉर्मल चार्ज निकल के आ गया -1/2। अब हो गया होगा क्लियर मेरे ख्याल से आपको, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो अजाइड आयन की बात करते हैं, अच्छा एग्जांपल है N3- एग्जांपल। यहाँ पर N3- के स्ट्रक्चर को देखो, अब यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N और माइनस चार्ज लगा हुआ है यहाँ पर। N3- का अगर आपको याद हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स में हमने कवर किया हुआ है, N ट्रिपल बॉन्ड N रहता है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है N- यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया। ये तो एक स्ट्रक्चर जो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले में पढ़ के आए हैं। पहला काम हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट को किसमें कन्वर्ट करना, कोवेलेंट में। तो जैसे कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट किया, इस पे ऑलरेडी एक माइनस है, ध्यान रखना। तो कोऑर्डिनेट को जैसे कोवेलेंट में कन्वर्ट किया तो इस पे प्लस आया और इस पे -2। अब देखो रेजोनेंस होगा नहीं होगा, होगा। लोन पेयर बनेगा, पाई पाई बनेगा, लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, ये गया इधर से यहाँ पे माइनस चार्ज लोन पेयर बॉन्ड बनने के लिए गया। तो -2 का कितना रह गया, -1। और ये पाई बना किसमें, लोन पेयर में। तो अब पहले कोई चार्ज नहीं था इस नाइट्रोजन पे, अब क्या आ गया, -1 चार्ज। ये एक RS यहाँ पे बनाया। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी जो है, एक और पॉसिबल है, अगर आप इसको ऐसे बना दो। देखो यहाँ पर ये किधर गया, इधर देखो आप, उधर देखो आप, तो इसमें बताता हूँ। देखो देखो, ये बना यहाँ पर पाई, ये तो नेगेटिव बना किसमें, पाई में। ये तो बना पाई में, और ये पाई बना किसमें, लोन पेयर के अंदर। ये बन गया एक RS यहाँ पर, बन गया क्या, एक RS यहाँ पर बीच में, है ना। ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि चार्ज अगर आप देखोगे तो चार्ज का सेपरेशन अच्छा खासा है, दूर दूर है, और नेगेटिव चार्ज दोनों नाइट्रोजन पे लास्ट वालों पे आ रहा है, बीच में पॉजिटिव आ रहा है, अट्रैक्शन भी बराबर बना हुआ है। तो ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर भी है, और ये इसका हाइब्रिड भी है।
अब मैंने बोला क्या करा बेटा यहाँ पर, अब वापस से उसी स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करी है। ये बना यहाँ से वापस से ये जो स्ट्रक्चर बीच में है इसमें फिर ये पाई बना लोन पेयर, सॉरी ये लोन पे बना पाई, और ये पाई बना वापस से क्या लोन पेयर। तो एक स्ट्रक्चर ये भी तो पॉसिबल है। अब ये पाई अगर यहाँ से ये लोन पेयर पाई बनेगा तो यहाँ बॉन्ड कितने हो जाएंगे डबल की जगह ट्रिपल, 1 2 और 3, और यहाँ से फिर पाई गया किसमें बेटा लोन पेयर में, तो यहाँ बॉन्ड कितना रहेगा सिंगल, चार्ज आ गया -2, क्या आ गया चार्ज -2। वही फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है एक तरह में जो लास्ट में बना हुआ है, बस फर्स्ट वाले में राइट मोस्ट वाले नाइट्रोजन पे क्या था -2 था और लेफ्ट मोस्ट पे 0 था चार्ज, और इस वाले में लेफ्ट मोस्ट पे क्या है -2 और राइट मोस्ट पे क्या है 0। ये 3 आरएस इसके पॉसिबल है या नहीं है, ये बना दिया आपने यहाँ पे 3 आरएस। अब मैं बोलता हूँ कभी आपको पूछ ले मोस्ट स्टेबल कौन सा है तीनों में, तो बीच वाला कौन सा है, बीच वाला स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल है, वही इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी होगा। अब एक क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था अजाइड आयन में, एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि अजाइड आयन की जो तीनों आरएस बनते हैं उन तीनों आरएस में फॉर्मल चार्जेस का सेट बताओ इंडिविजुअल एन पर, इंडिविजुअल हर एक नाइट्रोजन पे फॉर्मल आरएस फॉर्मल चार्ज जो निकल रहा है उसका सेट क्या निकल के आएगा। तो फर्स्ट वाले को देखो आप यहाँ पे, फर्स्ट वाले इसको देखो आप यहाँ पे, इसमें फर्स्ट वाले नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है, इस पर 0, इस पर तो देखो 0 +1 -2 मतलब फर्स्ट आरएस के अंदर, फर्स्ट वाले आरएस के अंदर इंडिविजुअल जो चार्ज निकल के आया नाइट्रोजन पे वो आया 0 +1 और -2। सेकंड वाले बताओ, अब आप बताओ, बीच वाले पे -1 +1 और -1 ये आ गया, सेकंड वाले पे ये रहा, थर्ड वाले पे क्या -2 +1 और 0, -2 +1 और 0, ये अपना बजाएगा। हाँ चलो, तो ये 3 सेट निकल करके आ रहे हैं ईच नाइट्रोजन एटम पे फॉर्मल चार्ज के। अब थोड़ा सा एक पार्ट में आपको बताता हूँ, ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चंस जो है, चलो ठीक है कल कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं अब आगे वाला पार्ट। चलो ठीक है, थैंक यू। ऑनलाइन वालों क्लियर है, चलो ठीक है।